कड़ाके की सर्दी, सियाह मखमली आसमान और उस पे हीरों की मानद सितारे, कोहे जरहून एक बादशाह की तरह इस रात में इस्तादा और उसके सर पे बर्फ का ताज जिससे चांद की शुआएं मुनक़िस होकर आंखों को खीरा कर रही। शदीद तेज हवा मुअत्तर जो सनोवर के दरख्तों से गुजर के एक हामी मौसीकी पैदा कर रही थी, और इस सब के बीच में मैं आंखें बंद खुद को चांद के खलाई स्टेशन पे तस्वीर करता। मुअज़्ज़ज़ टोस्ट मास्टर्स और मेहमानाने गिरामी, ये जिक्र है 1988 का, शहर है क्वेटा। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी और मुझे ताज़ा ताज़ा पढ़ने का शौक हुआ। इश्तियाक अहमद की कहानियाँ, नौनिहाल, ए हमीद के नावलों से होता हुआ ये शौक बिल आखिर अंग्रेज़ी नावलों तक पहुँच गया था, और उसमें मुझे साइंस फिक्शन की सिंफ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। चुनाचे इस शौक के नतीजे में अब मुझे कुर्रा अर्ज़ पे मौजूद किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं एक जन्नत गुज़श्ता की तलाश में खुद को हमेशा मसरूफ़ रखता था। उर्दू मीडियम से अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में मुंतकिल हुआ, और वहाँ मैं एक इंतहाई संजीदा, मुअन्नक, सड़ियल किस्म के तालिब इल्म के तौर पे मशहूर था। तमाम असातिज़ा को बेइंतहा अजीज, चुनाचे तमाम तालिब इल्मों में रांदे दरगाह। एक नए उस्ताद हमारे स्कूल में भर्ती हुए जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के एक दोस्त के साहबजादे भी थे। उनके दिए हुए पहले टेस्ट में नकल के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ना जाने वो इसको काबू करने से कासिर थे, ये शायद वो अपने नताइज की बेहतरी के लिए ऐसा चाह रहे थे। बहरहाल वजह जो भी हो, टेस्ट का इख्तिताम होते ही मैं उल्टे पांव हेडमिस्ट्रेस के दफ्तर की तरफ गया और सारी रुदात कह सुनी। फिर क्या था, उन साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो इस पे इंतहाई ची बची हुए, मगर क्या करते, वो किसी को क्या बताते कि वो स्कूल से क्यों निकाले गए। खामोशी उनका मुकद्दर थी, और मैं गुनाहगारों के इस समंदर में हक की वाहिद आवाज के तौर पे मजीद बदनाम हो गया। ओ लेवल्स का मरहला आया और मेरा नतीजा था 2A 4B, इसके अलावा 1C और 1D भी था, मगर वो मैं किसी को बताता नहीं, खास तौर पे इसलिए कि वो डी इस्लामियात में था। क्योंकि उस वक्त ओ लेवल क्वेटा में नया नया था और इंटरनेट नामी लानत का कोई वजूद नहीं था, तो लोगों की मालूमात बहुत ही महदूद थी। चुनाचे वो इसको बेइंतहा अच्छा नतीजा समझ बैठे, और इसके नतीजे में मेरे घर पे एक शानदार दावत शिराज का भी इत्तेमाम किया गया। इसके फौरन बाद कॉलेज का मरहला दरपेश था। मैंने प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया फेडरल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज क्वेटा। स्कूल के माहौल से कॉलेज का माहौल एक भयानक धचका साबित हुआ। चटियल क्लासरूम, गर्द, अंधेरे और मिट्टी से भरे हुए, और उसमें इंसानी जिस्मों की बहुतात, खौफनाक किस्म के उस्ताद जिनकी दहशत से जमीन कांपती थी, और जो क्लास में पढ़ाने से ज्यादा दिलचस्पी अपनी ट्यूशन्स में रखते थे। इसी समय में मेरा पहला टेस्ट हुआ तभी याद का, और उसमें मेरे नंबर 100 में से 7। मेरे नंबर 100 में से 7, ओ लेवल्स, बीकन हाउस के तालिब इल्म, और 100 में से 7 नंबर। जाहिर सी बात है कि ये मुझे किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं था। चुनाचे मैं गुस्से और जोश की हालत में इम्तिहानी पर्चे को लेके घर की तरफ दौड़ा गया और अपने वालिद को, जो खुद भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी खिदमत में पेश किया और कहा कि देखें आपके चश्मो चिराग के साथ क्या हो रहा है। ये किस तरह का कॉलेज है, ये किस तरह के असातिज़ा है।
उन्होंने पर्चे को बगौर देखा, ऊपर से नीचे एक नज़र पर्चे पे डाली और फिर ऊपर से नीचे एक नज़र मुझ पे डाली और फिर कहा, बरखुरदार, यकीनन बहुत ज्यादती हुई है, यकीनन बहुत ज्यादती हुई है, क्योंकि ये पर्चा किसी भी तरह 3 नंबरों से ज्यादा का मुस्तहिक नहीं था। मैं मुमतहिन की जगह होता तो मैं इस पर्चे को और इस पर्चे के हल करने वाले को फाड़ के खिड़की से बाहर फेंक देता। उस वक्त तक मेरी जन्नत गुंबुश्ता चांद से मुंतकिल होकर मरीख पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, उस जमाने में एक फिल्म आई थी टोटल रिकॉल, और मरीख की सुर्ख मिट्टी में मुझे अपने तमाम मसाइल का हल दिखाई देता था। जैसे तैसे कॉलेज का मरहला आगे बढ़ा। कॉलेज में मैं एक खेल बहुत शौक से खेला करता था, टेबल टेनिस, और मेरे 2 दोस्त कॉलेज में बहुत शिद्दत के साथ मुझे इस खेल में शामिल करते थे। वजह क्या थी? क्योंकि मैं हमेशा उनसे हार जाता था। मेरा खेल इतना बुरा नहीं था, मगर अपनी जज्बातियत और नापुख्तगी के हाथों हमेशा जीता हुआ मैच हार जाता था। और उन दोनों को पता था कि वो और किसी से जीते ना जीते, मुझसे तो जरूर जीतेंगे। चुनाचे मैं उन दोनों में बेइंतहा मौजूद था। कॉलेज का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ, नताइज आए और मेरा बी ग्रेड आखिरी नतीजे के तौर पे आया। जाहिर सी बात है कि इस नतीजे के बाद इंजीनियरिंग की कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे कबूल करने में तैयार ना होती। हाँ, एक इदारा था जो दोनों बाहें वाह किए मुझ जैसे कई लोगों की आखिरी पनाह था, और वो था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, जिनकी वाहिद मासूमाना ख्वाहिश ये थी कि खुदा के लिए 45% से ज्यादा नंबर ले लेना। मैंने उनका टेस्ट दिया, उसमें मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, और फिर मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू हुई। उस जमाने में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज जो शीरी जिना कॉलोनी में वाक़ है, वहाँ पे ICAP की क्लासें हुआ करती थी। चुनाचे कोयटा की एक बेइंतहा आरामदेह ज़िंदगी से मैं 1 हफ्ते में मुंतकिल होकर कराची पहुँचा, जहाँ पे बदतरीन हालात थे अमन व अमान के, और मैंने बसों में सफ़र करना शुरू किया, गुलशन इकबाल से शीरी जिना कॉलोनी और फिर वापसी। उस इदारे के रूहे रवा एक रिटायर्ड विंग कमांडर, कर्नल और न जाने क्या क्या भट्टी साहब के नाम से हो गए। अब वो खुद को इस कायनात का मरकज समझते। उनकी खुद पसंदी इस इंतहा पे थी कि वो अपने अलावा किसी को मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता समझने में तैयार नहीं थे, और यही बात उन्होंने हम सबको भी बताई। मेरे वालिदैन मुझे कोयटा से छोड़ने आए थे, और वापस जाने से पहले गलती से उन्होंने भट्टी साहब से मुलाकात कर दी, और भट्टी साहब ने उनको बताया कि आपका बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मुझे और मेरे वालिदैन दोनों को ये सुन के बेइंतहा गुस्सा आया, बेइंतहा मायूसी हुई, मगर अब 22 साल बाद मैं सोचता हूँ कि क्या वो इतने ही गलत थे। जैसे तैसे करके ये 2 साल की पढ़ाई खत्म हुई, और फिर मरहला आया आर्टिकलशिप का। फर्गसन में मैं बतौर आर्टिकलशिप तालिब इल्म भर्ती हुआ। मेरी पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी गई वो एक ऑडिट था रैकेट एंड कोलमैन नामी कंपनी का, और उस ऑडिट पे हमारे सेक्शन के जहीयत, घाक, नामी गिरामी तमाम लोग जमा थे। वो उस ज़माने में ड्रीम टीम कहलाती थी, और मुझे उनके सामने छोड़ दिया गया। पहले दिन जब मैं गया हूँ तो मुझे उस ग्रोह के सरबराह ने ये कहा कि बेटा, फर्ग्यूसन में आने का हर ट्रेनी स्टूडेंट को
एक रस्म अदा करनी पड़ती है। मैंने कहा वो क्या रस्म? उन्होंने कहा कि बेटा अपनी सीट से खड़े हो, पीछे बॉयलर वाला कमरा है अंधेरा, वहां जाओ और इंतजार करो। मेरी आंखों के सामने वही अंधेरा छा गया जो बॉयलर वाले कमरे में था। मेरे जहन में तालीम, तरबियत, अखलाक, ये सारी चीजें घूमने लगी। फिर यकायक मेरी इंजीनियरिंग की मार्कशीट मेरी नजरों के सामने आ गई और मैंने कहा कि शायद कोई और चारा नहीं है। चुनाचे दुनिया और आखिरत दोनों सीए की मोहब्बत में हार के मैं उस बॉयलर वाले कमरे की तरफ रवाना हो गया। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि एक भारी हाथ मेरे कंधे पे पड़ा और उन्होंने कहा मत जाओ, वापस आ जाओ। मैं वापस कमरे में पहुंचा तो सब हाथ पे हाथ मार के हंस रहे थे। न जाने ये उनका मजाक था या इरादे की तब्दीली, मगर बहरहाल जान बख्शी हो गई। कुछ मेहनत करके मैंने अपना मकाम एक मेहनती और संजीदा कारकुन की हैसियत से फर्म में मनवा लिया, जिसके इनाम के तौर पे मुझे सबसे बेशकीमत जॉब, जिसका नाम लीवर ब्रदर्स था, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे मुझे एक अजीबोगरीब सिचुएशन का सामना करना पड़ा। इंतहाई गैर संजीदा टीम लीडर, इंतहाई मुश्किल काम और सीनियर्स की तरफ से किसी भी सहारे या सपोर्ट की मुकम्मल गैर हालत। बार जैसे तैसे करके मैंने काम करने की कोशिश की, मगर क्या किया जाए कि मुझे कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था। और लीवर ब्रदर्स पे एक जबरदस्त किस्म की दास्तान इश्क चल रही, जो कि लीवर ब्रदर्स की टीम की सरबराह और एक और टीम के सरबराह जो 2 फ्लोर ऊपर थे, उनके दरमियान। हमारा सारा दिन इस मुजाहिरे को देखने में निकलता था। यहाँ तक कि जब हमारी टीम की सरबराह ने मेरे ऊपर से बिल्कुल हाथ झाड़ लिए, तो मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाने वाला शख्स वही था जो उनका महबूब था। मिल गए पासबां काबे को सनम खाने। बहरहाल इस मरहले तक आते आते मेरी जन्नत का गुज़श्ता निज़ाम शमसी में मजीद सफ़र करते हुए मुश्तरी के चांद यूरोपा पे पहुंच चुकी थी, जहाँ पे मैं अपना ख्वाबों का घर बसाना चाहता था। बर्फीले रेगिस्तानों के ऊपर एक छोटा सा इग्लू, जहाँ बनी नौ इंसान के किसी और रुकन की दूर दूर तक कोई गुंजाइश ना हो। बहरहाल ये मरहला जैसे तैसे करके मुकम्मल हुआ और उसके बाद मैं अमली ज़िंदगी में आया। मेरी पहली जॉब थी सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड में, जहाँ पे मैं मैनेजर के तौर पे भर्ती हुआ। अब मेरे पाँव खुशी से ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे, क्योंकि अगर आपको पहली ही मुलाजमत मैनेजर के तौर पे मिल जाए तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। 1 हफ्ता गुजरने की देर थी कि मेरे साथ के जितने भी शोबे के सरबराहान थे, उनको तरक्की देके सीनियर मैनेजर बना दिया और पूरी कंपनी में एक मैनेजर रह गया और वो थे मामला। तनज़्ज़ुली सिर्फ खत पकड़ा के नहीं होती। तनज़्ज़ुली का एक तरीक़ेकार ये भी होता है कि आपके अलावा बाकी सबको तरक्की देती जाए। बहरहाल उसके बाद मुख्तलिफ मुलाजमतों का सफ़र तय हुआ और मैंने बहुत जल्दी मुलाजमतें तब्दील की। मेरे दोस्त मुझ पर रश करते थे कि बहुत जल्दी तुम्हें नई मुलाजमत मिल जाती है। इसका राज चंद साल के बाद पता चला, जब एक कंपनी के HR के सरबराह ने किसी और से बात करते हुए कहा कि हमारी कंपनी क्योंकि पैसे कम देती है और उसकी शोहरत भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, तो
तो हम कोई अच्छा टैलेंट अपने पास जमा करने में नाकाम रहते हैं। दोस्तों और टोस्ट मास्टर्स ये थी हकीकत। मुझे जहाँ भी मुलाजमतें मिलती रहीं वो शायद इसलिए मिली कि या तो मेरी डिमांड सबसे कम थी या उनके पास कोई बेहतर मुतबादल नहीं था। इस अरसे में मेरी जन्नत गुंगुश्ता निज़ाम शमसी को बहुत पीछे छोड़ करोड़ों नूरी साल के फासले पे मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच चुकी। और मैं उस लम्हे के इंतजार में था जब मैं ये फासला तय करके वहां पे जाऊंगा और मुझे इस दुनिया का कोई शख्स तो क्या इस पूरी दुनिया की शक्ल भी नजर नहीं आएगी। बहरहाल सिलसिला इसी तरह चलता रहा और मुख्तलिफ मुलाजमतें तब्दील करते हुए एक जगह मेरे मामलात कुछ अच्छे तय नहीं हो सके कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, तो मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि उसके बाद अगली मुलाजमत जो मुझे मिली वो इंतहाई कम दर्जे की थी हर लिहाज से। और फिर मुझे पता चला कि जन्नत गुंगुश्ता एंड्रोमेडा गैलेक्सी नहीं थी। जन्नत गुंगुश्ता तो वो पिछली मुलाजमतें थी जो मैं छोड़ के आया था। मगर अब क्या हो सकता था, बहरहाल जिंदगी इसी तरह चलती रही। और फिर मैंने जाना कि हम लोग अपनी सारी उम्र एक जन्नत गुंगुश्ता की तलाश में गुजारते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये जन्नत नहीं है, जन्नत वो है जो कॉलेज में मिलेगी। जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नहीं, जन्नत ये नहीं है, जन्नत वो है जो आपको उस वक्त मिलेगी जब आप अमली मैदान में कदम रखेंगे और कमाना शुरू करेंगे। जब आप कमाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, जन्नत ये नहीं है। अब आप शादी करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। फिर आप शादी भी कर लेते हैं और उसके बाद औलाद के सिलसिले भी हो जाते हैं। और फिर आपको बताया जाता है कि देखें, ये वो जन्नत नहीं है जो आप ढूंढ रहे थे। जन्नत तो तब होगी जब आपकी औलाद तरक्की करेगी और आपका नाम रोशन करेगी। इस सारी कहानी में आपका किरदार क्या है? एक अच्छे सामे का जो सिर्फ नई नई जन्नतों का पता पूछते हुए ट्रक की बत्ती का पीछा करते हुए सारी उम्र गुजार दे। आखिर क्यों हम हर काम एक नई जन्नत की तलाश में करते हैं? आखिर क्यों हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमें एक नई जन्नत मिल जाए? आखिर हम क्यों मुलाजमत इसलिए करते हैं कि हमें तरक्की की सूरत में उस जगह से फरार मिल जाए जहाँ पे हम इस वक्त हैं? और आखिर हम क्यों बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि उनको वो जिंदगी ना गुजारनी पड़े जो हमने गुजारी? आखिर हम बच्चों के रिश्ते ये सोच के क्यों करते हैं कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी वैसी ना हो जैसे हमारी गुजरी? पिछले दिसंबर को मुझे एहसास हुआ कि जिस जन्नत की मैं तलाश में था उसको मैंने अपने हाथों से दफनाया। वो जन्नत मिल जाएगी, मिल नहीं रही। जन्नत गुंगुश्ता जो है, जन्नत गुंगुश्ता का काम मिलना नहीं है। बहरहाल अपने हाथों से दफनाया है, क्योंकि उस दिन 1 दिसंबर को मैंने अपने वालिद को दफन किया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि जन्नत तो वो वक्त है जो मैंने उनके साथ गुजारा और गुजार के भी नहीं गुजारा। जन्नत तो वो लम्हात थे जो उनके ज़ेरे साया बसर हुए, चाहे वो अच्छे थे या बुरे। जन्नत और कुछ नहीं है। जन्नत इस दुनिया में नहीं मिल सकती। जन्नत सिवाय इसके कुछ नहीं है कि आप अपनों के साथ वक्त गुजारें, आप अपने खानदान के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो वक्त गुजारते हैं, वही जन्नत होता है। इसके अलावा किसी भी जन्नत की तवक्को करना महज एक शराब के पीछे भागना। काश हमारे पास जो जन्नत है और जो अभी भी हमारे पास है, हम उसकी कदर करना सीखें, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी एक
इतनी मुश्किल ना बने।